हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ऑल एन इंडिया कनाडा बॉन्डिंग दैट इज़ इन डेंजर ऑफ स्नैपिंग। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। स्नैपिंग का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। तो जो इंडिया कनाडा की बॉन्डिंग है, मतलब इनका जो रिलेशन है वो क्या है, खतरे में है टूटने के। इज़ इन डेंजर ऑफ स्नैपिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो टूट जाएगा, स्नैप हो जाएगा, मतलब टूटना। आपको पता है अभी जो ये खालिस्तानी जो मूवमेंट चल रही है कनाडा में, वहाँ पे कुछ केसेस हुए थे जिसके बाद जो है थोड़ा सा जो रिलेशन है वो इंडिया और कनाडा में जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये मतलब पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा रिलेशन आपको पता चल जाएगा, करंट सिचुएशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक लाइन मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद जाके इसको खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। ठीक है। तो डेली जो मेरा वीडियो है वो शाम को 7 बजे मैं कोशिश करूँगा अपलोड करने की। तो टाइमिंग हम लोग सेम रखेंगे, मंडे टू सैटरडे डेली वीडियो आएगा। कल मेरा जो पिछला कल था वो वीडियो इसीलिए नहीं आया क्योंकि कल जो था वो पब्लिश नहीं हुआ था हिंदू न्यूज़पेपर, क्योंकि कल जो है वो हॉलीडे था शायद उसकी वजह से। तो वरना हम लोग जो है वो मंडे टू सैटरडे रेगुलर करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। मेरा नाम है अभिलाष। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो क्या लिखा हुआ है? The current state of Canada-India diplomatic relation has evoked a mountain of uncertainty। Uncertainty आपको पता है अनिश्चितता, मतलब जिसमें कोई भी चीज़ नॉर्मल ना हो, स्टेबल ना हो, मतलब अनसर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितता। तो जो करंट स्टेट है, मतलब जो करंट अभी रिलेशन चल रहा है, ठीक है, कनाडा और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक रिलेशन है वो हैज़ इवोक्ड ए माउंटेन ऑफ अनसर्टिनिटी। उसमें क्या हुआ है इवोक्ड का मतलब क्या होता है, पैदा होना। उसमें एक पूरा पहाड़ जो है वो तैयार हो गया है अनसर्टिनिटी का, मतलब कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितता का। दी क्वेश्चन आर, क्वेश्चन क्या है, वट अनसर्टिनिटी एंड फ्रॉम होम, कि ये अनिश्चितता क्या है और ये कहाँ से आ रही है, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया इज़ ए प्राइम ओरिजिन कंट्री ऑफ इमाइग्रेंट्स टू कनाडा। इंडिया आपको पता है एक प्राइम, प्राइम का मतलब होता है एक मेन कंट्री है इमाइग्रेंट्स की, जो कि कनाडा को इंडिया से जो है वो जाते हैं, आपको पता है, काम के लिए। और ज़्यादातर जो है वो पंजाब का जो इलाका है, एरिया है, स्टेट है, वहाँ से जाते हैं। हु हैव सेटल्ड दियर एज नेचुरलाइज सिटीजन्स। आप नेचुरलाइज सिटीजन क्या होता है, ये मतलब एक फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन और उसके थ्रू जो है उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि कैसे आप लोग जो है वो नेचुरलाइज जो है वो सिटीज़न बन सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो उसके थ्रू आप लोग क्या करते हैं, सिटीजनशिप ये लोग क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। किसकी? कनाडा की। मोस्ट होल्डिंग दी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और बहुत सारे उसमें लोग होते हैं जिनको ओवरसीज सिटीजनशिप मिली होती है इंडिया की। मतलब ये लोग क्या है, बाहर में रहते हैं, लेकिन इनको फिर भी जो है ओवरसीज सिटीज़न जो है इंडिया द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, ये लाइफ टाइम इंडियन वीज़ा मिलता है इसको। मतलब जिसके पास ओवरसीज सिटीज़नशिप होगी इंडिया की, वो कभी भी इंडिया में आ सकता है। और सेमी ड्यूअल सिटीजनशिप एज वेल एज परमानेंट रेजिडेंट्स। और ये परमानेंट रेजिडेंट्स भी रहते हैं। हु रेंज फ्रॉम, ये कहाँ से लेके कहाँ तक, मतलब रेंज क्या होती है इनकी, इसमें इन्वेस्टर्स भी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े पीपल हैं, और हाईली जो नॉलेज प्रोफेशनल्स हैं, टू लो एंड मीडियम स्किल्ड सर्विस वर्कर्स। मतलब इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया से काम करने के लिए बाहर जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी सेटल्ड इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्या है, इसमें NRI भी शामिल है, आपको पता है, मतलब जो इंडियन के सिटीजनशिप है, मतलब सिटीज़न है लेकिन ये बाहर जाके काम करते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है। और इसमें जो है ओवरसीज सिटीजनशिप जो इंडिया के हैं वो भी हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारे जो हैं वो मतलब ये इंडियन डायस्पोरा का शॉर्ट में मतलब है कि जो लोग बाहर जाके काम करते हैं इंडिया से, मतलब जो भारतीय लोग बाकी कंट्रीज़ में रहते हैं बोल के उनको बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा। तो जो सेटल्ड इंडियन डायस्पोरा है उसको छोड़ के देयर आर टेम्पररी विजिटर्स। इसमें कुछ टेम्पररी विजिटर्स भी रहते हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज़ हैं, स्कॉलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, और उनकी जो है वो फैमिलीज़ हैं। Thus, a majority of them comprise a substantial share of India's human capital abroad।
तो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग वहाँ पे रहते हैं, कॉम्प्राइज का मतलब होता है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। एक सब्सटेंशियल मतलब एक सब्सटेंशियल का मतलब होता है एक इम्पॉर्टेंट शेयर है इंडियन ह्यूमन कैपिटल का, जो कि अब्रॉड रहता है, बाहर रहता है। ह्यूमन कैपिटल मतलब जो स्किल्ड वर्कर जो बाहर काम करते हैं। सम ऑफ देम इवन कॉस्टिंग द कंट्री मच इन टर्म्स ऑफ लॉर्ड स्केल ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन मतलब जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो इससे क्या होता है, हमें मतलब हमें जो है नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम लोग ब्रेन ड्रेन की बात करें, मतलब कुछ अच्छे वर्कर्स जो है वो, जो कि अच्छे दिमाग वाले स्किल्ड वर्कर हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं, तो हमें जो है वो कॉस्टिंग होगा ना, नुकसान होगा इसका। अकॉर्डिंग टू द सेंसिस ऑफ Canada 2021, the country is home to over 1.86 million people of India's origin। तो 2000 के अगर हम लोग जनगणना की बात करें कनाडा की, तो उसमें लगभग 1.86 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। दैट इज़ 55% ऑफ द कंट्रीज 36.99 मिलियन पॉपुलेशन एंड 5.8% ऑफ द 32 मिलियन स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा। तो इसमें इंडिया के जो है वो 1.86 जो है वो इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू इमाइग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा आईआरसीसी डेटा। तो अगर हम लोग आईआरसीसी डेटा की बात करें, तो उसमें भी जो है 40% जो है वो टोटल जो है स्टडी परमिट्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बर इशू टू इंडियंस इन 2022। उसमें भी जो है 40% जितना भी जो स्टडी परमिट है, परमिट का मतलब होता है जो परमिशन मिली थी बाहर में पढ़ने के लिए जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसमें 40% जो है वो इंडियंस थे 2022 में। ये कौन बता रहा है हमें? आईआरसीसी का वो डेटा बता रहा है, मतलब इमाइग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा का डेटा बता रहा है। हाउ आर ऑल दिस इमाइग्रेंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव वंस अफेक्टेड बाय द ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक रो। तो रो का मतलब होता है ये जो झगड़ा चल रहा है। तो ये जो सारे इमाइग्रेंट्स हैं कैसे, और ये जो मतलब प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस जो फ्यूचर में हमें मतलब कुछ उम्मीद हो जिससे, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है, ये कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। जो अभी डिप्लोमेटिक कूटनीति चल रही है कनाडा और इंडिया के बीच में, जो क्या कर रही है, कटेल कर रही है। कटेलिंग का मतलब होता है रोकना। जो टाइम बाउंड काउंसलर थे और जो वीज़ा सर्विसेज थी ड्रेस्टिकली जो है वो उनको रोका जा रहा है। तो किस तरह से ये जो रिलेशन है वो इसे इफ़ेक्ट हो रहा है, जो कि कभी कभी जो है वो बहुत अच्छा था। तो कैसे ये जो सारे इमाइग्रेंट्स हैं वो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं ऑन गोइंग डिप्लोमेटी से कनाडा और इंडिया के बीच में, जो कि कटेल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। जो टाइम बाउंड काउंसलर है, काउंसलर कौन से होते हैं? जो मतलब इंडिया के लोग जो कनाडा में काम करते हैं उनकी एम्बेसी में, और जो कनाडा के जो भारत में काम करते हैं एम्बेसीज में, और जो वीसा सर्विसेज हैं उनको भी ड्रास्टिकली मतलब तेज़ी से जो है वो बंद किया जा रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट कैसे पड़ रहा है हमारे इमाइग्रेंट्स पे? द ग्लोबल कंपैक्ट ऑन माइग्रेशन। कंपैक्ट का मतलब क्या होता है? कंपैक्ट का मतलब होता है कि मतलब जो एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। तो पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से समझौते हैं माइग्रेशन के ऊपर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ी यार सॉरी, थोड़ा सा खांसी लगा हुआ है। Canada and India are not only members of the Commonwealth but also signatories to the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration Agreement। तो इंडिया और कनाडा सिर्फ कॉमनवेल्थ के मेंबर नहीं है। अब ये कॉमनवेल्थ क्या है? इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने एक टाइम पे राज किया था, ठीक है। तो इंडिया जो है कॉमनवेल्थ का भी मेंबर है। एक दूसरे के भले के लिए ये लोग काम करते हैं। जितनी भी इसमें कंट्रीज़ हैं, लगभग 46 के अराउंड इसमें कंट्रीज़ हैं। और इंडिया जो है, इंडिया ने साइन किया हुआ है ग्लोबल ग्लोबल एग्रीमेंट है। जो कंपैक्ट मतलब एग्रीमेंट है, सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन एग्रीमेंट, दैट वाज अडॉप्टेड एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइग्रेशन इन माराकेश मोरक्को इन दिसंबर 2018। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट भी किया हुआ है, साइन किया हुआ है कि अच्छी जो है एक ऑर्डरली और एक सेफ रेगुलर माइग्रेशन हो लोगों की इंडिया से कनाडा और कनाडा से इंडियन में। एज ए रिजल्ट ऑफ 3 ईयर लॉन्ग पॉलेस। पॉलेस का मतलब क्या होता है? समझौता, बातचीत। बाय सिविल सोसाइटी टू इनकॉर्पोरेट माइग्रेशन इन द ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा, otherwise cocooned by hype notion of exclusive sovereignty closely guarded and flagged by the every UN member state, it is a landmark sequel to the sustainable development goals। तो लगभग 3 साल जो पार्लेस हुए, मतलब बातचीत हुई सिविल सोसाइटी द्वारा कि हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है शामिल करना है माइग्रेशन को ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा में, ठीक है। जिसको अदरवाइज कोकून किया जाता था, रोका जाता था हाइप्ड नोशन के द्वारा। हाइप्ड मतलब बढ़ती हुई धारणा, एक धारणा थी कि एक पर्टिकुलर सोवरेनिटी जो है वो होनी चाहिए। तो ये एक लैंडमार्क सीक्वल है। सीक्वल का मतलब होता है
किसी चीज़ से पैदा हुआ। तो दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पैदा हुआ ये एक बहुत सही जो है वो एजेंडा है। अमंग द 23 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एम्ड एट मेकिंग माइग्रेशन सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर वर्ल्ड वाइड। तो जो 23 ऑब्जेक्टिव्स हैं ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन के, उसको उसका मतलब मकसद क्या है कि वो माइग्रेशन को, मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट होती है उसको सेफ करें, सुरक्षित करें, ऑर्डरली करें, मतलब सही तरीके से करें और रेगुलर करें। और ऑब्जेक्टिव नंबर 19 जो है, ठीक है, उसका जो है वो नोटवर्ती है, मतलब उसको नोट करने योग्य है, उस पर ध्यान देने के योग्य है। वो क्या है? टू क्रिएट कंडीशंस फॉर माइग्रेंट्स एंड डायस्पोरास टू फुली कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल कंट्रीज़। कि इस तरह की सिचुएशंस को, कंडीशंस को, परिस्थितियों को पैदा किया जाए माइग्रेंट्स के लिए जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में काम करने की तलाश में जाते हैं, और डायस्पोरा मतलब जो बाहर रहते हैं इंडियन ओरिजिन के सिटीज़न, कि वो फुली कंट्रीब्यूट करें, योगदान दें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए ऑल कंट्रीज़ में, मतलब जहाँ जहाँ वो रहते हैं। बट दी क्वेश्चंस आर, इसमें सवाल क्या है? हु इज़ टू क्रिएट दोज कंडीशंस फॉर एम्पावरिंग माइग्रेंट्स एंड डायस्पोरा। कि उनके लिए ये कंडीशंस, परिस्थितियाँ पैदा कौन करेगा एम्पावर करने के लिए, मतलब पावर देने के लिए माइग्रेंट्स को, डायस्पोरा को। फॉर वट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बी फुल्ली रियलाइज्ड, और कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका जो योगदान है उसे हमें फुल्ली रियलाइज करने की ज़रूरत है। एंड फॉर होम, और किसके लिए? दी ऑब्वियस आंसर आर दी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कंट्री गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें कौन कर सकता है? जो ओरिजिन, मतलब जहाँ से जिस कंट्री से सिटीज़न दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, या फिर जो डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे वो पहुँच रहे हैं, डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहाँ वो रह रहे हैं। तो इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। रेमिटेंसीज एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रेमिटेंसीज क्या होती है? सपोज़ करो आपका बच्चा जो है वो बाहर में पढ़ता है, तो वो आपको जो है वो डॉलर में इंडिया में पैसा भेजता है अपने माता पिता को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंसीज, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, नॉलेज कितना ट्रांसफ़र हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। एंड रिटर्न माइग्रेशन फॉर डेवलपमेंट एंगेजमेंट, और जो रिटर्न माइग्रेशन है मतलब वापस जाना, वो भी जो है डेवलपमेंट एंगेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दी टू कंट्रीज़ एंड देयर माइग्रेंट्स एंड फैमिलीज एंड देयर डायस्पोरा मेंबर्स, और ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में होनी चाहिए, माइग्रेंट्स के बीच में होनी चाहिए, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होना चाहिए, फैमिलीज़ के बीच में होनी चाहिए। रेमिटेंसीज टू इंडिया आर फ्रॉम मेनली माइग्रेंट वर्कर्स इन वेस्ट एशिया गल्फ कंट्रीज़। तो जो भी रेमिटेंसीज इंडिया में आते हैं वो ज़्यादातर, मतलब जो भी पैसा इंडिया में भेजा जाता है वो उन माइग्रेंट्स के द्वारा भेजा जाता है जो कि वेस्ट एशिया और गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं। गल्फ कंट्रीज़ मतलब कुवैत उसमें आ गया अपना, उसमें बहुत सारी, मतलब जो गल्फ कंट्रीज़ जो है वो उसमें सारी की सारी शामिल हैं, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ठीक है। पीआरएस, पीआरएस मतलब जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, एंड डायस्पोरा मेंबर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज सच एज कनाडा आर द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बोथ कंट्रीज। तो जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं और जो डायस्पोरा मेंबर्स हैं, मतलब जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे कनाडा हो गया, ये सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं दोनों कंट्रीज़ में जहाँ से ये आते हैं और यहाँ पे ये रहते हैं। इन 2022 इंडिया वॉज कैनेडाज 10th लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर। 2022 में इंडिया जो है 10th लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर था कनाडा का। कनाडा वॉज इंडियाज़ 9th लार्जेस्ट पार्टनर, और कनाडा जो है वो इंडिया का 9th लार्जेस्ट पार्टनर था विद एक्सपोर्ट अप टू 5.3 बिलियन, और लगभग वो 5.3 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था। मतलब इंडिया कनाडा का लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर है, और कनाडा इंडिया का लार्जेस्ट पार्टनर है, 9th। सिमिलरली विजिटर्स फ्रॉम इंडिया comprised कनाडाज 4th लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर ट्रैवल मार्केट। और जो विजिटर घूमने के लिए इंडिया से कनाडा में जाते हैं वो मतलब 4th लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयर ट्रैवल टिकट जो है वो प्रोवाइड होती है उनको। मैनी ऑफ दिस ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स और मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा, और बहुत सारे ये जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये मेंबर्स हैं इंडियन डायस्पोरा के कनाडा में। मतलब इंडिया के ये जो है इंडिया से किसी ना किसी तरीके से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो ये एनआरआई हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या इनको जो है वो ओवरसीज सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की मिली हुई है। इन 2021 कैनेडियंस विजिटिंग स्पेंट 93 मिलियन। 2021 में जो कैनेडियंस ने विजिट किया था इंडिया में, उन्होंने 93 मिलियन स्पेंड किए थे। एंड टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एक्सीडिंग 89,500, द हाईएस्ट फ्रॉम एनी सिंगल कंट्री, स्पेंड
4 बिलियन इन कनाडा। और जो टूरिस्ट इंडिया से कनाडा में गए थे उन्होंने हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा किसी भी सिंगल कंट्री द्वारा 3.4 बिलियन कनाडा में खर्च किया था। In 2022, Canada and India agreed to remove restriction on the number of bilateral flights। 2022 में इंडिया और कनाडा ने एग्री किया, समझौता किया कि हम लोग जितनी भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, रुकावटें हैं बायलैटरल फ़्लाइट्स में, उनको हम लोग दूर कर देंगे, रिमूव कर देंगे। विच वॉज प्रीवियसली लिमिटेड टू 35 पर वीक। और जो पहले की सिर्फ 35 फ्लाइट जाती थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसको जो है वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। नाउ देयर इज़ प्रैक्टिकली ए ट्रैवल बैन विद वीज़ा इशुएंस हेल्ड विदहेल्ड एंड और रिस्ट्रिक्टेड ऑन बोथ साइड। लेकिन अभी की हम लोग बात करें प्रैक्टिकली तो वहाँ पे ट्रैवल बैन हो रखा है, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वीज़ा इशुएंस पे मतलब वीज़ा इशू नहीं हो रहा है, उसको विदहेल्ड करके रखा हुआ है, रोका गया है। और दोनों साइड में वो रिस्ट्रिक्टेड है। रीकिंडलिंग मेमोरीज ऑफ द पाइलअप इन वीज़ा एप्लीकेशंस एंड ट्रैवल प्लान्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। रिकिंडलिंग का मतलब होता है दोबारा से जागरूक करना। तो ये उन मेमोरीज को जो है वो जागरूक करता है जो कि कोविड-19 के टाइम पे रोकी गई थी। उसी टाइप की सिचुएशन अभी हो रखी है। सब्जेक्टिंग माइग्रेंट्स एंड डायस्पोरा टू द माइजरीज ऑफ अनसर्टिनिटी वंस अगेन। और इससे क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो माइग्रेंट्स हैं और जो डायस्पोरा वहाँ पे रहता है उसको माइजरी मतलब क्या होता है, अनहोनी, मतलब अच्छी घटना जो ना हो, ऑफ अनसर्टिनिटी, उनको दोबारा हम लोग अनसर्टिनिटी में डाल रहे हैं। ठीक है, अनसर्टिनिटी मतलब अनिश्चितता। अब हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री एंड एन एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब क्या होता है, किसी के साथ समझौता करना। ठीक है। अमंग द इंडियन डायस्पोरा इन कैनेडा 7,70,000 पीपल आर फ्रॉम सिख रिलीजन। तो इंडिया का जितने भी जो लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं जो कनाडा में रहते हैं, उसमें से 7,70,000 जो है वो सिख रिलीजन के हैं। सिख ऑफ इंडियन ओरिजिन डोमिनेट द कैनेडियन टेपेस्ट्री ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। तो जो सिख है इंडियन ओरिजिन के, जो वो डोमिनेट करते हैं, मतलब वो अपना दबदबा बनाते हैं जो कनाडा टेपेस्ट्री है इंडियन डायस्पोरा की, मतलब जितने भी जो कैनेडियन लोग रहते हैं। ठीक है। टेपेस्ट्री मतलब क्या होता है, एक पूरे जितने भी जो झुंड में लोग रहते हैं उसमें डोमिनेट, जो सिख के जो लोग हैं धर्म के, वो डोमिनेट करते हैं। को एग्जिस्टिंग हारमोनियसली मतलब होता है पीसफुल, शांति से वो रहते हैं बाकी रिलीजन्स के साथ। प्राइमरली इंडियन हिंदूज फॉर ओवर ए सेंचुरी। और इंडियन हिंदूज के साथ वो सेंचुरी से मतलब सदियों से जो है वो शांति से रह रहे हैं। Despite the occasional strains caused by the separatist Khalistan movement gaining some support in Canada, the strong ties between Indian diaspora and Canadian society have survived। हालांकि जो है, डिस्पाइट का मतलब होता है हालांकि, कुछ ओकेजनल मतलब कभी कभी जो है कुछ स्ट्रेन्स, कुछ टेंशन्स, कुछ झगड़े होते हैं, जो सेपरेटिस्ट जो खालिस्तानी मूवमेंट होती है और उसको सपोर्ट मिलती है कनाडा में। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग टाइज है इंडियन डायस्पोरा और जो कैनेडियन सोसाइटी है, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव करने में, मतलब जिंदा रहने में कामयाब रही। वन नीड्स टू गो बैक इन हिस्ट्री टू द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ मई 23 1914 when the steamship SS कोमोगाटा मारू अराइविंग इन वैनकूवर with 376 इंडियन पैसेंजर्स was denied entry due to colonial British laws। तो हमें जो है मतलब एक बंदे को जो है हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत है। जब एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था 1914 में, जब एक स्टैम्पशिप SS कोमोगाटा मारू था, वो इंडिया में आ रहा था 376 इंडियन पैसेंजर्स के साथ। ठीक है, अराइविंग इन वैनकूवर, सॉरी कनाडा में जा रहा था, कनाडा की एक जगह का नाम है। 376 इंडियंस के साथ उसको एंट्री देने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया ब्रिटिश लॉस की वजह से इन कनाडा। ठीक है। द पैसेंजर्स वर प्राइमरली सिक्स फ्रॉम पंजाब। वो ज़्यादातर जो पैसेंजर्स थे वो पंजाब से थे, बट देयर वाज आल्सो हिंदूज, उसमें कुछ हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियन भी थे। ऑल होपिंग फॉर ए न्यू लाइफ इन कनाडा। वो होप कर रहे थे कि उनको एक नई ज़िंदगी मिलेगी कनाडा में। इस सेंचुरी लेटर, उसके 100 साल बाद, द कैनेडियन गवर्नमेंट अपहोल्डिंग मल्टीलैटरल वैल्यूज एंश्राइंड इन द कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम प्लेड ए कंस्ट्रक्टिव रोल। तो उसके 100 साल बाद लगभग जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने अपहोल्ड रखा, मतलब बनाए रखा, एक मल्टी कल्चरल वैल्यूज़ मतलब संस्कारों को बनाए रखा, जो कि कैनेडियन जो चार्टर ऑफ राइट और फ्रीडम था उसने जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो एक्ट था ऑन May 1 2014 इस स्टैम्प commemorating the 100th anniversary of the arrival of SS Komogata Maru was released by Canada Post on May 18 2016। The Prime Minister of Canada Justin Trudeau delivered delivered a formal statement of apology
इन द माउथ ऑफ कॉमन्स फॉर कोमोगाटा मारू इंसिडेंट। तो एक जो है एक स्टैम्प कोमोमरेटिंग का मतलब होता है सेलिब्रेट करना। 100 साल जो है जब उनको रोका गया था एसएस कोमोगाता को, उसको सेलिब्रेट किया गया। और जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो थे, उन्होंने एक फॉर्मल स्टेटमेंट एपोलॉजी की, मतलब एक माफ़ी मांगी हम लोगों से, ठीक है। ही एम्फसाइज द पॉइंट दैट कैनेडाज रिच डाइवर्सिटी वॉज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द कंट्री। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि जो कनाडा की रिच डाइवर्सिटी है, मतलब जो अलग अलग लोग रहते हैं, जो वो जो है वो कंट्री की स्ट्रेंथ है। ही सेड दैट कोमोगाटा मारू इंसिडेंट इज ए स्टेन ऑन कैनेडाज पास्ट। तो स्टेन का मतलब क्या होता है, ये एक दब्बा है जो कैनेडाज का पास्ट रहा है। बट द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री इज़ वन इन विच वी कॉन्स्टेंटली चैलेंज अवर सेल्फ। लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है वो कॉन्स्टेंटली हम उसको चैलेंज कर रहे हैं। इस तरह की हमारी हिस्ट्री है कि हम लोग उसको कॉन्स्टेंटली चैलेंज कर सकते हैं एंड ईच अदर टू एक्सटेंड अवर पर्सनल डेफिनेशन ऑफ हु इज़ ए कैनेडियन, ठीक है। हम लोग मतलब इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारी डेफिनेशन को भी, कैनेडियन कौन है। वी हैव लर्न एंड वी विल कंटिन्यू टू लर्न, मतलब हम लोग सीख रहे हैं और हम कंटिन्यूसली सीखते रहेंगे। हमारी जो मिस्टेक्स हुई हैं पास्ट में, वी मस्ट मेक श्योर टू नेवर रिपीट दैम, और हम लोग श्योर करेंगे कि हम लोग उनको दोबारा रिपीट ना करें। अब इसके जो है लोगों के जो रिलेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ा है, मतलब इम्पैक्ट ऑन पीपल टाइज, लोगों के जो समझौते हैं। सडनली एट दॉट ऑल दैट बॉन्डिंग सीम्स टू बी ऑन दी ब्रिंक ऑफ स्नैपिंग। ब्रिंक मतलब, स्नैपिंग का मतलब होता है टूटना, मतलब ब्रिंक का मतलब होता है दहलीज। तो जितनी भी जो बॉन्डिंग्स थी, समझौते थे, वो अभी टूटने की कगार पे हैं। अनफॉर्चुनेटली द प्रेजेंट डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन द टू गवर्नमेंट सीम टू बी अंडरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव 19 ऑफ द ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेम ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। तो अभी जो प्रेजेंट डिप्लोमेटिक टेंशंस चल रही है ना दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, ये ऐसा लग रहा है कि अंडरमाइन कर रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं जो 19वां ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल कंपैक्ट फॉर रेगुलर माइग्रेशन की, एंड हैव कॉस्ट ए श्राउड अवर माइग्रेंट्स एंड द डायस्पोरा इन टर्म्स ऑफ अनसर्टिनिटी अबाउट देयर ओन स्टेटस इन कनाडा एंड इंडिया। और ये एक तरह का क्या कर रहे हैं, एक श्राउड, मतलब एक डर सा जो है वो माइग्रेंट्स के मन में डाल रहे हैं, अनसर्टिनिटी के हिसाब से, अनिश्चितता के हिसाब में, कि उनका स्टेटस क्या है कनाडा में और इंडिया में। इफ़ द इशू इज़ नॉट रिसॉल्व सून, अगर ये इशू जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, द स्ट्रेन इन टाइज वुड इरिपेरेबली इरोड दी चेरिश्ड वैल्यूज़ ऑफ ट्रस्ट, टाइम एंड लॉयल्टी। तो अगर ये इसका कोई ना कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो इससे जो हमारा ट्रस्ट था, लॉयल्टी थी, वफादारी थी, ये जो है टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द ग्लोबल कंपैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबली। तो इस सारी चीज़ों का जो है इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, ठीक है। आवर फर्स्ट क्लासरूम रेसल इन रैशनल कोलेक्टिव चॉइस हैड टॉट अस दैट विलिंगनेस केम फर्स्ट एंड देन एबिलिटी वॉज टू बी क्रिएटेड टू टर्न ए विश और एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू रियलिटी। तो हमें क्लासरूम में यही बताया गया है कि पहले जो है वो विलिंगनेस आती है, मतलब हमें जो है वो डिज़ायर आता है, चाह आती है, और तब उसके बाद जो हमारी एबिलिटी है उसे हमें क्रिएट करना होता है ताकि हम लोग हमारी जो विश है उसको रियलिटी में बदल सकें। स्ट्रेंजली इन दी रो बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, रो का मतलब होता है लड़ाई, जो इंडिया और कनाडा के बीच में लड़ाई चल रही है। द एबिलिटीज़ ऑफ बोथ नेशंस आर ऑलरेडी देयर बट विलिंगनेस सीम टू बी ऑन दी वेन। मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में एबिलिटी तो है, एबिलिटीज़ और ऑलरेडी द एबिलिटीज़ ऑफ बोथ नेशंस आर ऑलरेडी दियर, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है वो एबिलिटी है, बट उनकी जो विलिंगनेस है, मतलब उनकी जो चाह है, सीम्स टू बी ऑन द वेन, वो जो है खतरे में लग रही है, वेन में लग रही है। द ड्राइवर फॉर री इंस्टेटिंग द विलिंगनेस इन बोथ गवर्नमेंट्स वुड बी एन unwavering commitment by each side unwavering commitment by each side to regain the three individual values of trust, time and loyalty of their migrants and diaspora and above all their citizens। तो अगर उनको दोबारा से जो है उसका मतलब इसका ड्राइवर क्या है, द ड्राइवर फॉर री इंस्टेटिंग द विलिंगनेस, अगर दोबारा से हमें दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस विलिंगनेस को जगाना है तो वो क्या है, वुड बी एन अनवेवरिंग कमिटमेंट, हमें जो है एक मतलब एकदम सही से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, डिसीज़न लेना पड़ेगा दोनों साइड के बीच में, ताकि हमारी जो ट्रस्ट, टाइम और लॉयल्टी के जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग वापस से ले सकें और सभी सिटीजन्स के ऊपर जो है इनको लागू कर सकें। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा। अब इसको एक बार जाके खुद से पढ़ लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कहीं पे डाउट भी है, आर्टिकल थोड़ा सा लंबा था, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर करें। जय हिंद।